हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं, अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। अभी हम जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जन्म कुंडली का अध्ययन क्या होता है, और आगे के कई वीडियो में या मैं कहूँ कई क्लासों में हम यही करने वाले हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी जन्म कुंडली का अध्ययन करने की एक सीरीज चल रही है। और इस सीरीज के तहत हमने इसके पहली वाली क्लास में देखा कि जन्म कुंडली आखिरकार होती क्या है, उसके कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, जिसमें हमने देखा ग्रह, राशि और भाव। और इन तीनों टॉपिक पर हमने शॉर्ट में डिस्कशन भी किया कि ग्रह क्या होते हैं, राशि क्या होती हैं और भाव क्या होते हैं। लेकिन एक डिटेल में हम किसी के भी नहीं गए लास्ट वीडियो में, हमने केवल शॉर्ट में इन सबको कवर किया। अब हम अपने आगे के वीडियोज में इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। मतलब पहले हम करने वाले हैं कि जो भाव होते हैं 12, वो 12 भाव होते क्या हैं, उनका मानव जीवन में क्या प्रभाव होता है, वो कौन कौन सी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम देखेंगे ग्रह क्या होते हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। फिर हम राशियों को भी देखेंगे, और इन सब के बाद हम ये देखेंगे कि एक कुंडली में जब इन तीनों को कंबाइंड किया जाता है तो ये क्या शो करते हैं उस कुंडली में। हम इन ग्रहों को कुंडली के अलग अलग भाव में भी बैठाएंगे। उसके बाद अलग अलग भाव में बैठने से उनका प्रभाव क्या पड़ता है हम ये भी जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि एक घर का स्वामी जब दूसरे घर में बैठता है तो उसका भी क्या प्रभाव पड़ता है। हम ये सारा डिस्कशन बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस सीरीज से जुड़े रहिए। यदि आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने ये सीरीज बहुत अच्छे से की तो आपको 70% कुंडली को प्रेडिक्ट करना आ जाएगा। आप कुंडली को देखते ही ये बता पाएंगे कि ये कुंडली क्या बोल रही है, आप उसको डिकोड कर सकते हैं। अतः मेरे साथ जुड़े रहिए और ध्यानपूर्वक इन सारी सीरीज़ को देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम भाव या जिसको हम कहते हैं घर, इन पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि हर एक भाव का क्या कारक तत्व होता है, मीन्स उनका हर एक भाव का सिग्निफिकेंस क्या है। ऐसा नहीं होता है कि एक भाव का केवल एक ही सिग्निफिकेंस हो। एक भाव या एक घर बहुत सी चीज़ों को दर्शाता है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंस आपको बता पाऊँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस सीरीज का या इन वीडियोज़ का पर्पज़ आपको एक यह भी है कि सारा का सारा मटेरियल एक जगह पे आपको मिल पाए। तो मैं ये ध्यान रखूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कारक तत्व आपको बता पाऊँ, लेकिन उन कारक तत्वों में से मैं हर एक का डिटेल में वर्णन नहीं कर पाऊँगा इस सीरीज में। मैं केवल उनमें से 2 से 3 कारक तत्व उठाऊँगा
और उसको मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे काम करते हैं, हम इसको अप्लाई कैसे करें। बाकी के लिए आपको खुद की प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आप ये कार्यतत्व नोट नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप मुझे अपना ईमेल कर दीजिए या आप मुझे ईमेल कर दीजिए कमेंट में डाल के। मैं आपको ईमेल पर नोट्स भेज दूँगा जहाँ पर हर एक घर के सारे कार्यतत्व लिखे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, भाव। तो एक घर में या एक भाव में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता है उस घर का या उस भाव का नाम, उस घर का नाम क्या है। सेकंड होता है कि उस भाव में कौन से नंबर की राशि है। मीन्स आपने देखा होगा पुरानी वीडियो में कि यहाँ पर एक नंबर लिखा होता है। जो नंबर लिखा होता है उसी नंबर को हम राशि बोलते हैं। ये नंबर चेंज भी हो सकता है। घर जो है वो कभी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन राशियाँ चेंज हो सकती है। मतलब हो सकता है कि किसी जातक की कुंडली में प्रथम हाउस में या फर्स्ट हाउस में मेष राशि हो और दूसरे जातक की कुंडली में फर्स्ट हाउस में मकर राशि हो। तो राशियाँ चेंज हो सकती हैं, लेकिन घर कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। थर्ड होता है उसमें घर में स्थित ग्रह। ये पॉसिबल है कि किसी जातक की कुंडली में एक घर में एक से ज़्यादा ग्रह हो सकते हैं, किसी में एक हो सकता है और किसी में ऐसा भी हो सकता है कि एक घर में कोई भी ग्रह ना हो, और इनके आधार पर प्रेडिक्शन अलग-अलग बनती हैं। ठीक है। वो कैसे हम करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी आप इतना समझिए कि एक घर के क्या-क्या पार्ट होते हैं। ठीक है। चौथा आता है जो राशि उस घर में बैठी है उसका स्वामी, और जो राशि का स्वामी होता है उसी को हम कहते हैं कि उस भाव का या उस घर का स्वामी, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है। तो ये जो घर का स्वामी होता है, इसको कई बार हम बोलते हैं भावेश। मीन्स उस भाव का ईश, उस भाव का भगवान, उस भाव का स्वामी, उस भाव का देवता। ठीक है। तो यदि कभी मैं इस टर्म को यूज करूं भावेश, तो आप समझ जाइए कि मैं बात कर रहा हूं इस घर के स्वामी की। तो हर एक भाव का अपना नाम होता है। इसी के इसी के आधार पर उस भाव के ईश या उस भाव के स्वामी का भी नाम होता है। तो कई बार मैं इस टर्म को यूज करूंगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे यदि हम बात करते हैं प्रथम हाउस की, फर्स्ट हाउस की अगर हम बात करते हैं प्रथम भाव की, तो उसके स्वामी को कई बार हम बोल देते हैं लग्नेश, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो आपका लग्न है। और कई बार हम इसको बोलते हैं प्रथमेश। प्रथमेश का मतलब प्रथम ईश, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। राइट। तो यदि मैं प्रथमेश बोलूं या लग्नेश बोलूं या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बोलूं, आप समझ जाइए मैं फर्स्ट हाउस में जो राशि बैठी है उसके स्वामी की बात कर रहा हूं। ठीक है। इसी तरह से यदि हम सेकेंड हाउस की बात करें तो इसको हम कहते हैं द्वितीयेश। ठीक है। या सेकेंड हाउस का लॉर्ड। थर्ड में हम अगर बात करें तो हम बोलते हैं तृतीयेश। इसी प्रकार से चौथे घर के लिए चतुर्थेश, पांचवें घर के लिए पंचमेश, छठवें घर के लिए षष्ठेश, सातवें घर के लिए सप्तमेश, आठवें घर के लिए अष्टमेश, नौवें घर के लिए नवमेश, दसवें घर के लिए दशमेश, ग्यारहवें घर के लिए एकादशेश, क्योंकि ग्यारहवें घर को हम क्या कहते हैं एकादश। बारहवें घर के स्वामी के लिए हम बोलते हैं द्वादशेश, क्योंकि बारहवें घर को बोला जाता है द्वादश। तो यदि मैं इन टर्मों का यूज करूं तो आपको अब ये आसानी से समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं या मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं अपने फर्स्ट हाउस की, जिसको हम कहते हैं लग्न। किसी भी कुंडली में फर्स्ट हाउस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस चीज़ को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए और हमेशा इसके अनुसार ही कुछ कार्य कीजिए। फर्स्ट हाउस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस ऑफ एनी कुंडली। ऐसा क्यों? तो जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हाउस होता है हाउस ऑफ सेल्फ, आपका स्वयं का घर। फर्स्ट हाउस आप स्वयं हैं।
सेकंड हाउस होता है हाउस ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ किसकी? आपकी ना। थर्ड हाउस होता है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। किसका कम्युनिकेशन? आपका कम्युनिकेशन, राइट। फोर्थ हाउस होता है हाउस ऑफ होम। किसका घर भाई? आपका, राइट। पांचवा घर किसका होता है? हाउस ऑफ रोमांस, हाउस ऑफ प्लेजर। किसका? वो भी आपका ही। तो आप ये देखेंगे कि सारे हाउस कहीं ना कहीं से फर्स्ट हाउस से ही कनेक्टेड है। वो केवल और केवल फर्स्ट हाउस की ही प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में लगे हुए हैं। इसलिए फर्स्ट हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ दैट कुंडली। अब इस पर आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं ग्रहों का, क्योंकि कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ग्रह हम अकेले पढ़ेंगे, उसमें हम राशियों की या भाव की चर्चा नहीं करेंगे, या हम बोलें कि जब हम भाव पढ़ रहे हैं तो उस समय ग्रह की चर्चा नहीं आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुंडली में ये तीनों के तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो इनका थोड़ा सा जिक्र हर जगह आएगा, तभी हम आपस में इनको समझ भी पाएंगे। ठीक है। तो ये लेक्चर डेफिनेटली भाव के लिए है, लेकिन ग्रह का मैं एक छोटा सा टॉपिक इसमें कवर करना चाहूँगा। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि टोटल 9 ग्रह होते हैं, राइट। कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनमें से कुछ ग्रहों को हम शुभ ग्रह कहते हैं और कुछ ग्रहों को अशुभ ग्रह की कैटेगरी में डाला गया है। तो शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुभ ग्रह हमारे हैं बृहस्पति, या हम बोलें गुरु, चंद्रमा, शुक्र और बुध। बुध के बारे में एक और चीज़ है जो मैं आपको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर ये अकेले किसी घर में बैठे हैं तो हम इनको बोलेंगे बृहस्पति हमारा सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, उसके बाद चंद्रमा, शुक्र और फिर बुध। अशुभ ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? उसमें आते हैं शनि, मंगल, राहु और केतु। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा है क्रूर ग्रह, उसे अशुभ नहीं कहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सूर्य अशुभ है, लेकिन अशुभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य से हम देखते हैं अपने फादर को, पिता को, और पिता कभी भी अपने बच्चे के लिए अशुभ नहीं हो सकता है, वो क्रूर हो सकता है। वो ये चाहेगा कि उसका बच्चा जो है अच्छा इंसान बने, और जब भी वो गलतियां करेगा तो उसको डांटेगा, थोड़ा सा क्रूरता दिखाएगा जिससे कि वो डिसिप्लिन में रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए अशुभ होगा। इसलिए सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है, ना कि अशुभ ग्रह। यहाँ पर जो बुध है, वो एक ऐसा ग्रह है या वो एक ऐसा प्लानेट है जो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी ग्रह की प्रॉपर्टी ले लेता है। मीन्स उसके अकॉर्डिंग ही काम करने लगता है। यदि यह अशुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो अशुभ ग्रह की भांति ही कार्य करेगा। यदि यह शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो शुभ ग्रह की तरह कार्य करेगा। और यदि यह किसी भी भाव में अकेला बैठा हुआ हो और इस पर किसी भी ग्रह की कोई भी छाया ना हो, तो यह हमेशा शुभ ग्रह की तरह ही कार्य करता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ज्योतिष में बुध को बच्चा माना गया है। और जैसे बच्चे होते हैं ना, कि वो जिस जैसी संगत में रहेंगे वैसा असर दिखाते हैं, उनको आसानी से बहला फुसलाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से बुध भी हमारे ज्योतिष में एक बच्चे का रूप माना जाता है, जो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी की तरह कार्य करने लगता है। तो शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह से होता क्या है? तो शुभ ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी भी घर में बैठते हैं, जहां बैठेंगे उस घर में एक सौम्यता ले आएंगे। जातक का जीवन उस घर के प्रति थोड़ा सा सरल कर देंगे। उस घर में एक इजीनेस आएगी, एज होगा। लेकिन यदि किसी घर में अशुभ ग्रह बैठ जाए तो वो ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार जातक को उस घर के प्रति संघर्ष करने पे मजबूर कर देंगे। वो उस घर के प्रति कठोरता लाएंगे। जातक को उस घर के प्रति जो भी कार्य होते हैं, जो भी कार्य तत्व होते हैं, हमेशा उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। तो अभी के लिए आप इतना याद रखें
कि शुभ ग्रह जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ पर सौम्यता लाएंगे, एक इजीनेस लाएंगे जातक के लिए। और अशुभ ग्रह अगर उस घर में बैठ गया तो वो चीज़ों को डिफ़िकल्ट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, हम अभी जब प्रथम भाव को डिटेल में पढ़ेंगे हम वहाँ पर भी इसको देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने प्रथम भाव की, जिसको हम कहते हैं लग्न। ये कुंडली में टॉप मोस्ट ये वाला जो मैंने भाव बताया है, ये घर ये होता है। ठीक है, तो प्रथम भाव हमेशा यही घर होगा, फर्स्ट हाउस हमेशा यही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा कुंडली के अंदर। याद रखना इस चीज़ को, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अब फर्स्ट हाउस है क्या? फर्स्ट हाउस कुछ और नहीं, आप स्वयं हो। फर्स्ट हाउस आप स्वयं हो। ये दिखाता है कि आप क्या हो, जो भी हो आप फर्स्ट हाउस के वजह से ही हो। ये कंप्लीटली आपको ही दिखाता है। ये आपका अपीयरेंस है, आप कैसे दिखते हैं, आपका रंग रूप क्या है, आपकी कद काठी क्या है, ये सब कुछ आपको फर्स्ट हाउस से ही मिलता है। ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी पर्सनालिटी है। फर्स्ट हाउस आपका करैक्टर है, ये आपको दिखाएगा कि आप किस करैक्टर के इंसान हैं। ये आपका व्यक्तित्व दिखाता है। फर्स्ट हाउस आपका व्यक्तित्व भी दिखाएगा। फर्स्ट हाउस आपको ये भी बताएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कंट्रोल करती है, किस चीज़ का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा आप पर है, ये आप फर्स्ट हाउस से ही देखेंगे। फर्स्ट हाउस आपकी विचारधारा है, आपकी मानसिकता है। फर्स्ट हाउस आपकी बुद्धिमत्ता है, आपका ज्ञान, आपका विवेक, ये सब कुछ फर्स्ट हाउस ही है। आप कितने आध्यात्मिक हैं, कितने धार्मिक हैं, ये भी फर्स्ट हाउस ही आपको बताता है। फर्स्ट हाउस आपकी स्ट्रेंथ दिखाता है, फर्स्ट हाउस आपकी वीकनेस भी दिखाता है। ये आपका इनेट नेचर दिखाता है, ये आपका टेम्परामेंट भी दिखाता है। फर्स्ट हाउस से भी आप ये सब चीज़ें जान सकते हैं। नॉट भी, फर्स्ट हाउस से ही आप ये सब जान सकते हैं। फर्स्ट हाउस आपका ईगो है, ये आपकी कंप्लीट फिजिक दिखाता है कि आपकी फिजिक कैसी है। ये आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ भी दिखाता है कि आप हेल्दी हैं या नहीं हैं। ये आपका फेम, आपकी हैप्पीनेस, ये फर्स्ट हाउस है। आपका प्राइड फर्स्ट हाउस है। तो टेंथ हाउस क्या होता है, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि टेंथ हाउस होता है आपका कैरियर, राइट। लेकिन आप कैरियर में कितना ऊंचा जाएंगे, ये कहाँ से पता चलता है? ये आपका फर्स्ट हाउस बताता है। आप अपने कैरियर में कितनी मेहनत करेंगे, कितना परिश्रम करेंगे, ये कैसे पता चलता है? ये आपका फर्स्ट हाउस ही बताएगा। ओवरऑल फर्स्ट हाउस आपकी लाइफ है, आप कैसे जिएंगे ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आपका फर्स्ट हाउस दे देगा। फर्स्ट हाउस इज सेंस ऑफ सेल्फ। फर्स्ट हाउस इज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। आप ये जान पाएंगे कि आपकी खुद की वैल्यू क्या है, ये आपको फर्स्ट हाउस ही बताएगा। यदि हम रिलेशन की बात करें तो फर्स्ट हाउस से आप अपनी दादी और नाना को देखते हैं, मतलब ये आपके नाना और दादी को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप बॉडी पार्ट की बात करें तो फर्स्ट हाउस आपका फोरहेड, आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपका हेड, सर, आपके बाल हैं। अगर हम कैरियर या ऑक्यूपेशन की या प्रोफेशन की बात करें फर्स्ट हाउस से क्या देखेंगे हम? फर्स्ट हाउस से, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी है, तो हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट हाउस आपका दिखाता है बॉडी बिल्डर। फर्स्ट हाउस दिखाता है जिम ट्रेनर। फर्स्ट हाउस आपका ब्रांड है, तो फर्स्ट हाउस से आप ब्रांडिंग करना भी फर्स्ट हाउस ही आपको दिखाता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी मानसिकता है। तो फर्स्ट हाउस आपको ऑक्यूपेशन के तौर पर दिखाता है
एक साइकेस्ट्रिक, फर्स्ट हाउस दिखाता है एक फिजियोथेरेपिस्ट। ये सारे कार्य तत्व, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंस फर्स्ट हाउस के ही हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हाउस एक तरह से आपके जीवन के हर एक डायमेंशन को बता रहा है। फर्स्ट हाउस ये भी बताता है कि आपके पास जो धन होगा वो कितना होगा। तो एक तरह से फर्स्ट हाउस आप स्वयं हो, जो आपके बारे में ही सब कुछ बताता है। अब हम इनमें से एक दो कार्य तत्व पिक करते हैं, एक दो जो सिग्निफिकेंस हैं, जो प्रॉपर्टी हैं फर्स्ट हाउस की, उनको पिक करते हैं और देखते हैं कि हम इनको कैसे अप्लाई करते हैं कुंडली देखते समय। ओके, तो जैसे मैंने बोला था शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, राइट। तो अब हम एक लेके चलते हैं एग्जाम्पल कि सपोज करो आपके फर्स्ट हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है। ठीक, तो शुभ ग्रह क्या करता है? सौम्यता लाता है, राइट। तो शुभ ग्रह के बैठे होने से आपका जो नेचर होगा वो भी सौम्य होगा। मीन्स हो सकता है कि आप दयालु हों। यदि शुभ ग्रह में चंद्रमा आपके उस घर में बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो आप दयालु होंगे। आपका जो रंग होगा वो चंद्रमा की तरह श्वेत या सफ़ेद होगा। मीन्स आपका कलर साफ होगा। चंद्रमा की प्रॉपर्टी होती है, अगर वो बॉडी वाइज हम देखें तो वो थोड़ा सा गोल मटोल। तो जिनके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होता है आप देखेंगे वो थोड़े से हेल्दी और गोल मटोल टाइप के होते हैं। तो चंद्रमा होने से, शुभ ग्रह होने से, वो देखो आपका पूरा अपीयरेंस बता रहा है, वो आपका नेचर बता रहा है। आप ईमानदार होंगे। यदि यहाँ चंद्रमा की जगह गुरु आ गया, तो गुरु क्या होता है? गुरु होता है क्लियरिटी, ज्ञान। तो गुरु के होने से आप जो भी आपके थॉट्स होंगे वो काफ़ी क्लियर होंगे। आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, आप बहुत ज्ञानी होंगे। गुरु आध्यात्मिकता को दिखाता है, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, अगर फर्स्ट हाउस में आपका गुरु है, जो कि ये शुभ ग्रह है। और यदि यहाँ पर शुभ ग्रह की जगह कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो क्या होगा? वो आपको स्ट्रगल कराएगा, राइट। वो काफ़ी ज़्यादा खुद ही अपना स्ट्रॉन्ग नेचर की वजह से आपको स्ट्रगल कराएगा, जो कि आपको डिस्कम्फर्ट देगा। शुभ ग्रह होने से आपको कंफर्ट फील होता है और अशुभ ग्रह होने से आपको डिस्कम्फर्ट होता है। तो अगर फर्स्ट हाउस में अशुभ ग्रह आ गया तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। डिस्कम्फर्ट फील होने से क्या होगा? हो सकता है कि आपको बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? बॉडी। हो सकता है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये आपको स्ट्रगल कराएगा बॉडी में, आपको स्ट्रगल कराएगा आपकी हेल्थ में, आपका जो स्वास्थ्य है उसमें आपको स्ट्रगल कराएगा। स्ट्रगल कराएगा आपकी बुद्धिमत्ता में, स्ट्रगल कराएगा आपको कैरियर को बढ़ाने में, क्योंकि फर्स्ट हाउस से क्या है? फर्स्ट हाउस से आप देखते हो ना कि आपका कैरियर कितना ऊंचा जाएगा, आप कैरियर में कितनी ऊंचाई पे जाओगे, स्ट्रगल कराएगा आपको। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक शुभ ग्रह के फर्स्ट हाउस में होने से और अशुभ ग्रह के फर्स्ट हाउस में होने से आप में क्या प्रभाव पड़ता है। अशुभ ग्रह होगा तो हो सकता है कि आप क्रोधी भी हो जाएं, क्योंकि ये सारे अशुभ ग्रह, इन सब में एक गुण होता है तमस, और तमस गुण जो होता है वो क्रोध को भड़काता है। तो आपके अंदर भी एक तमस गुण ये पैदा करेगा, आप क्रोधी बनेंगे। आप हो सकता है, जैसे मैंने बोला था कि ये टेम्परामेंट है फर्स्ट हाउस, आप हो सकता है शॉर्ट टेम्पर भी हो जाए, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आए। ये लेकिन डिटेल में कैसे काम करते हैं ये हम पूरा जब देखेंगे, जब अध्ययन करेंगे कुंडली का। अभी मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट हाउस के क्या क्या कार्य तत्व हैं और फर्स्ट हाउस से आप क्या क्या देख सकते हैं, राइट। तो हाई लेवल पर है कि ये सारे कार्य तत्व हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं कि शुभ अशुभ ग्रह के बेसिस पे भी आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, आपकी मानसिकता में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, आपके करेक्टर में क्या क्या चेंज हो रहे हैं। यदि मंगल आपका, जो कि अशुभ ग्रह है, वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो जातक है वो एक रेड कलर वाला होगा, मतलब लालामी होगी उसके चेहरे पे, उसके चेहरे पर फुंसियाँ होंगी, दाग धब्बे होंगे।
ये मंगल की प्रॉपर्टी है। तो मंगल क्या कर रहा है? आपके रंग रूप को डिफाइन कर रहा है, राइट? साथ ही साथ मंगल क्या है? एक एनर्जी है। तो यदि मंगल आपका फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो वो आपके अंदर एक एनर्जी लाएगा, आपको एक्टिवेट करेगा बहुत ज़्यादा। तो आप ये देखना, जिनके भी फर्स्ट हाउस में मंगल होता है वो बहुत ही कम थकते हैं, उनसे दिन और रात आप काम करा लो, वो हमेशा एक्टिव दिखेंगे। आप हो सकता है बोले कि नहीं यार, अभी वहाँ से घूम के आ रहे हैं, अब ये काम नहीं कर सकते। वो बोलेंगे नहीं यार, करते हैं, एंजॉय करेंगे, चलो चलते हैं घूमने, फिर से चलते हैं, क्या दिक्कत है? कोई भी आप उनको काम दोगे, वो सबसे पहले उसको करने के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे कि नहीं, इसको करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्यों? मंगल। मंगल में ने अपनी एक्टिवेशन, अपनी एनर्जी आपके अंदर भर दी है, जिसके कारण आप इतने ज़्यादा एक्टिव हो। मंगल एक लीडरशिप भी देता है। मंगल जो है उसको बोलते हैं नेतृत्व करने वाला ग्रह, क्योंकि मंगल सेनापति है। इसलिए यदि मंगल आपका फर्स्ट हाउस में है और वो अच्छी कंडीशन में है, तो आपके अंदर एक लीडरशिप की भावना देता है। आप एक लीडर होंगे। लीडर का मतलब ये नहीं कि आप एक नेता हमेशा होंगे, एक नेता नहीं। लीडर का मतलब जो भी आप करेंगे, जिसके साथ करेंगे, आप में एक लीडरशिप की भावना होगी, आप उस कार्य को लीड करेंगे। तो ये क्या कर रहा है? एक आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहा है कि आप क्या हैं। जो भी ग्रह बैठा है, अगर शुभ ग्रह बैठा है तो उसने शुभ ग्रह के हिसाब से अपनी, जो उसका कार्य तत्व है उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी डिफाइन की। अशुभ ग्रह बैठा, उसने अपने अनुसार आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन किया, राइट? तो हम इस तरह से देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है फर्स्ट हाउस से। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस और कंट्रोल की। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी घर होते हैं सब पर कोई ना कोई राशि होती है, राइट? और हर एक राशि का कोई ना कोई स्वामी भी होता है। तो अभी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल वही लेते हैं, ठीक है? सपोज करो आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गया। फोर्थ हाउस का लॉर्ड का मतलब क्या हुआ? कि फोर्थ हाउस में जो भी राशि है, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, वो ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी डेफिनेटली आपने फोर्थ हाउस को नहीं किया, अभी हमने अपना फोर्थ हाउस को नहीं किया है, लेकिन मैं बस एक बहुत ही शॉर्ट में आपको बताता हूँ। फोर्थ हाउस से आप अपनी माता को देखते हैं, राइट? फोर्थ हाउस आपका होम होता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो आप पर आपकी माता का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि आपको आपकी माता कंट्रोल करेंगी, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी होगा। तो कब हम ये कहें कि ये कंट्रोल है, कब हम ये कहें कि इन्फ्लुएंस है? क्योंकि जो भी ग्रह बैठेगा वो ये सब करेगा, राइट? तो हम ये डिफाइन कैसे करें? ये हम डिफाइन करेंगे शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह के फॉर्म में। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह आपका बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस का ग्रह जो है, लॉर्ड जो है वो शुभ है, और वो आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको आपकी माता का इन्फ्लुएंस तो होगा आप पर, लेकिन आप उसको एज ए केयरिंग भावना से लेके चलोगे कि वो मेरा ज़्यादा ख्याल रखती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कई जगह ऐसा होता है कि आप घूमने जाते हैं, आप घर से बाहर निकले नहीं, और बार बार आपके माता का, आपको मम्मी का कॉल आ रहा है, वो हर 5 मिनट में आपको कॉल किए जा रही हैं। तो यदि यहाँ पर शुभ ग्रह हुआ तो आपको ये फीलिंग आएगी कि जो मम्मी का कॉल बार बार आ रहा है वो मेरी केयर कर रही हैं, इसलिए आ रहा है, वो जानना चाहती हैं कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। लेकिन यदि यहाँ पर शुभ ग्रह की जगह अशुभ ग्रह होगा तो आपको जो फीलिंग आएगी वो कंट्रोल वाली आएगी। मीन्स आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरी मम्मी मुझे कंट्रोल करना चाह रही हैं। वो हमेशा हर 5 मिनट में आपको कॉल करेंगी और पूछेंगी, कहाँ हो, कब तक घर आओगे, अभी तक क्यों नहीं आए, इतना लेट क्यों हो रहे हो?
ये सारी जो भावनाएं हैं ये आपको अशुभ ग्रह के चक्कर में आएंगी। तो आप देख रहे हैं कि एक ही हाउस का लॉर्ड है, मीन्स चौथे घर का स्वामी है, वो फर्स्ट घर में बैठा हुआ है, लेकिन वो अशुभ है या शुभ है, इसके अनुसार आपकी फीलिंग में कितना ज़्यादा चेंजेज आ गया। कितनी ब्यूटीफुली ऋषि पराशर जी ने ये चीज़ें निकाली हैं, सोचो। तो डेफिनेटली ये ज्योतिष बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये आपको ये बताएगा, आपको नॉलेज देगा कि आप अपने आप को कैसे समझें। इट इज़ अ वे टू नो योर सेल्फ। इसके साथ साथ और क्या क्या होंगे, अगर ये अशुभ ग्रह है तो आपको क्या होगा, आपको हमेशा एक प्रेशर सा रहेगा फोर्थ हाउस को लेके। हमेशा आप लाइफ में प्रेशर फील करोगे। क्यों? क्योंकि अशुभ ग्रह क्या है, अशुभ ग्रह संघर्ष कराएगा। आप अपने घर के लिए कुछ ना कुछ घर पे संघर्ष कर रहे होगे, आपको एक प्रेशर फील होगा हमेशा। लेकिन यदि यहाँ पर शुभ ग्रह होगा तो आपको कभी भी प्रेशर फील नहीं होगा। आपको लगेगा घर में आकर कि वाह, कहाँ आ गए हम, सुकून मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि सबसे अच्छा सुख आपको केवल अपने घर में ही मिल सकता है। वो आपको कब फील होगा, जब आपका शुभ ग्रह वहाँ पर बैठा होगा। इसी प्रकार से यदि सेकंड का लॉर्ड फर्स्ट में बैठेगा तो आपको किस चीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा? कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा आपके दिमाग में चलती रहेगी? आपकी वेल्थ। वेल्थ जो है आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। आपकी फैमिली, क्योंकि सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं, कुटुंब, वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। यदि थर्ड हाउस हो गया तो क्या होगा? थर्ड का लॉर्ड अगर फिफ्थ फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपको जो इन्फ्लुएंस करेगा वो आपके छोटे भाई बहन करेंगे। फोर्थ की हम चर्चा कर ही चुके हैं। फिफ्थ हुआ तो आपके बच्चे, बच्चों से आपका लगाव, वो सब कुछ हम इसी से देखेंगे, कितना लगाव है। अशुभ ग्रह है तो उसके अकॉर्डिंग, शुभ ग्रह है तो उसके अकॉर्डिंग। 10th हाउस का लॉर्ड अगर बैठ गया तो आपको क्या होगा, कैरियर के प्रति एक प्रेशर फील होगा। आप हमेशा अपने कैरियर को लेके प्रेशर में रहेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर अशुभ ग्रह की जगह शुभ ग्रह बैठ गया, आपका 10th का लॉर्ड शुभ होके आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तो आपको कभी भी अपने कैरियर का प्रेशर ही नहीं होगा। आप देखते भी होंगे, आप ऑफिस में कई बार देखते होंगे कि एक बंदा ऐसा है जो हमेशा प्रेशर में रहता है, हमेशा काम करता है, प्रेशर प्रेशर में काम करता है। दूसरा बंदा ऐसा है जिसको कभी प्रेशर होते नहीं है काम का, लेकिन तब भी कैरियर में ऊपर उठ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका शुभ ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठा है, जिसकी वजह से वो कभी भी उसे कैरियर में प्रेशर देने ही नहीं देता। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं, यदि आपके ऑफिस में कोई ऐसा बंदा है जो हमेशा प्रेशर में रहता है, इसका मतलब क्या है, उसके फर्स्ट हाउस में 10th हाउस का अशुभ ग्रह बैठा हुआ है। 10th लॉर्ड, सॉरी 10th हाउस का नहीं, 10th लॉर्ड जो है वो अशुभ है, और वो फर्स्ट हाउस में या तो बैठा है या उसको देख रहा है, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है। वो देख रहा है, जो मैंने वर्ड यूज़ किया वो हम आगे देखेंगे जब हम ग्रह पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल इतना बताना चाहूँगा कि हर एक ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि होती है, और वो किसी ना किसी घर को देख रहा होता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको इन्फ्लुएंस भी करता है, उसको प्रभावित भी करता है। तो जब हम ग्रह को पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, फर्स्ट हाउस जब हम पढ़ रहे हैं कि यदि फर्स्ट हाउस पर कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव हुआ, मीन्स या तो अशुभ ग्रह बैठा है या उसे देख रहा है, तो वो आपके जीवन में स्ट्रगल लाएगा ही लाएगा। अब वो जिस घर का लॉर्ड है, उस घर के प्रति आपको स्ट्रगल, उस घर के प्रति आपको संघर्ष कराएगा, उस घर के प्रति आपको प्रेशर फील कराएगा। लेकिन यदि यहाँ पर अशुभ ग्रह की जगह शुभ ग्रह होगा तो वो क्या करेगा, उस ग्रह के उस घर के प्रति आपको सौम्यता लाएगा, आपका प्रेशर दूर करेगा, आपको प्रेशर ही नहीं होगा कभी उस घर के प्रति। ठीक है। यहीं अगर 11th का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो आपको किसका इन्फ्लुएंस होगा, आपको इन्फ्लुएंस होगा आपके फ्रेंड का, आपके सोशल सर्किल का। तो ऐसे लोगों को जिनका 11th का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, बहुत ही सोच समझ के अपने फ्रेंड बनाने चाहिए। यदि उनका फ्रेंड
गलत बन गया तो वो बहुत जल्दी गलत संगति में पड़ जाएँगे, क्योंकि उनकी कुंडली बता रही है कि वो अपने उस फ्रेंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, और यदि वो फ्रेंड खराब हुआ तो डेफ़िनेटली आपको भी इन्फ्लुएंस करके खराब कर देगा, आपको कंट्रोल भी करेगा। लेकिन यदि वहाँ पर अच्छा फ्रेंड हुआ तो क्या करेगा? आपको इन्फ्लुएंस करेगा अच्छे कार्य के लिए, तो अपने साथ-साथ आपका भी उद्धार कर देगा। तो जब भी 11th का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, तो आप पक्का उस जातक को बोलिए कि आप अपने सोशल सर्किल से बहुत ज़्यादा केयरफुली डील करें। आप जो फ्रेंड बनाएँ, वो बहुत सोच समझ के बनाएँ। तो इस तरह से हम फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं कि कैसे उसके कारतत्व काम करते हैं। हमने अब कौन-कौन से कारतत्व उसको डिटेल में देखा, हमने इन्फ्लुएंस देखा, हमने कंट्रोल देखा, हमने बॉडी देखा, हमने उसका एटीट्यूड भी देखा, हमने कैरेक्टरिस्टिक भी देखे, मानसिकता भी देखी कि हाँ, कब वो दयालु होगा, कब वो क्रोधी हो सकता है, राइट? हमने उसका रंग रूप भी देखा। साथ ही साथ हमने हेल्थ भी देखी, ज़्यादा नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। अगर अशुभ ग्रह हुआ तो क्या होगा? वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन शुभ ग्रह हुआ तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा? वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा आपकी हेल्थ को। अशुभ ग्रह कैसे करेगा? नेगेटिवली आपको संघर्ष कराएगा आपकी हेल्थ के लिए, राइट? तो इस तरह से हमने काफ़ी कारतत्व उसके फर्स्ट हाउस के कवर कर लिए। तो ये था आपका फर्स्ट हाउस। आप इन कारतत्व को नोट कर लीजिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आपको नोट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप मुझे ईमेल कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिए और बताइए कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए, मैं आपको पक्का उसके नोट्स भेज दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े, और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएं हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं, और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया